जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। आप सभी दोस्त कैसे हैं? जाहिर सी बात है कि अच्छे होंगे, अपनी दुनिया में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी कर रखा होगा। और मेरी कहानी बहुत दिन बाद आती है क्योंकि दोस्तों टाइम लग जाता है लाने के लिए, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही मार्मिक कहानी सौत। तो देर न करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। होता क्या है कि एक छोटा सा गांव रहता है, इसमें बहुत सुखी परिवार रहता है ना। बहुत ज़्यादा संपन्न तो नहीं था, लेकिन कमी किसी बात की नहीं थी और उसका कम से कम प्रेम की तो बिल्कुल कमी नहीं थी। घर के मालिक का नाम था रामू और उसकी पत्नी का नाम था रजिया। दोनों ही बड़े प्रेम से आनंद से ज़िंदगी बिता रहे थे। रजिया बहुत कुशल गृहिणी थी, मिट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, लेकिन रजिया को कोई संतान नहीं थी। रामू और रजिया के आंगन अभी किलकारी से नहीं गूंजा था। और ऐसा नहीं है कि रजिया को बच्चे नहीं हुए हों, बच्चे हुए थे, 2-3 बच्चे हुए उसको, लेकिन एक भी बच ना सका। रामू का मन अब रजिया से थोड़ा थोड़ा हटने लगा। रजिया इस बात को समझती तो थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। नसीब के आगे रजिया बेबस थी। बस रामू की सेवा करती और ये कहती सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा हमको एक दिन खुशी ज़रूर देगा। लेकिन कहते हैं कि इंसान का एक बार अगर मन बदलने लगता है तो उसे बदलते देर भी नहीं लगती है। धीरे धीरे रामू रजिया से दूर होने लगता है, क्योंकि उसका मन अब कहीं और लग गया था। एक तो बच्चे ना होने के कारण, दूसरे रजिया काम कर कर के बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई थी कि अब वो उतनी खूबसूरत, उतनी कशिश उसके जिस्म में नहीं रही थी। धीरे धीरे रामू दूसरी औरत की तरफ बढ़ने लगा और एक दिन शाम को जब रजिया घर के आंगन में चूल्हा जला रही थी, तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक माला पहने एक महिला खड़ी है और साथ में रामू खड़ा है। भले ही चूल्हा जल रहा था, लेकिन रजिया ने उसको ऐसा किया, धीरे से लकड़ी खिसकाई और उसमें धुआं उठने लगा और रजिया जी भर के आंसू उस धुएं के बहाने से निकाल दिए। पूरे घर में धुआं ही धुआं भरा हुआ था। रजिया की आंखों से आंसू बरस रहे थे। अब रामू का पूरा ध्यान उस नई औरत दासी पर रहने लगा। उस नई औरत, उस सौत का नाम था दासी। रामू पूरा ध्यान दासी का ही रखता। रजिया धीरे धीरे हाशिए पर जाने लगी। यहाँ तक कई बार ऐसा भी हुआ कि रजिया को अपने डेली रूटीन के सामान के लिए भी हाथ पसारना पड़ता। और रजिया ने ये जो गृहस्थी है ना, ये बड़ी मुश्किल से बनाई थी, एक एक पैसा जोड़कर। जब वो आई थी तो घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन रजिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत मेहनत की, बहुत सुघड़ महिला थी और एक एक तीली करके उसने ये गृहस्थी बसाई थी। वो किसी भी हाल में इस गृहस्थी को जाने नहीं दे सकती थी। नतीजा ये हुआ कि वो दासी के नखरे उठाता। रजिया बिल्कुल बुरा नहीं मानती कि चलो गृह की स्वामिनी तो मैं ही हूँ, क्योंकि वो दासी अब कुछ कुछ काम रजिया से ही पूछकर अभी भी करना पड़ते उसको। एक दिन देखा उसने कि दासी ने नई चुनरी पहनी रखी है। वो रामू के पास गई और बोली, मुझे एक जोड़ा ला दो साड़ी का। रामू बोला, क्यों, अभी तो लाए थे। बोले, नहीं, ला दो ना। तो बोले, पैसे नहीं है मेरे पास। तो बोली, तुम्हें दासी के लिए साड़ी लाने को, चुनरी लाने को पैसे थे और मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। इतना जुल्म, इतना अत्याचार तुम मेरे ऊपर ना करो और मुझे साड़ी ला दो। रामू ने जैसे ही ये सुना, क्योंकि वो तो पूरी तरह से नई औरत के जो जवान थी, खूबसूरत थी, है ना, वो पूरी तरह से उसके मुँह पास में बंधा हुआ था। और होता भी ये है दोस्तों कि
कि जब नई औरत आती है तो पुरानी अपने आप बेकार लगने लगती है, क्योंकि वो नशा ही कुछ इस तरह से होता है कि वो अपने आप को नहीं रोक सका। कोई भी नहीं रोक सकता, रामू भी नहीं रोक सका, वो पूरी तरह से दासी के शिकंजे में था। इसको इतना सहन नहीं हुआ, उसने बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुना दी दासी के सामने ही। इसको लगा कि इससे ज़्यादा अपमान मेरा अब नहीं हो सकता। इसने कुछ मन ही मन विचार कर लिया और अपने अंदर कोठरी में, मतलब जो अब उसकी कोठरी तो नहीं कहना चाहिए लेकिन दालान टाइप की थी, क्योंकि रूम पर तो अब किसका कब्जा हो गया था दोस्तों, दासी का। तो ये मन ही मन सोच रही थी और इसने कुछ भी नहीं रखा। वो दोनों बातें करने में मस्त थे, बाहर आंगन में दोनों ही बतिया रही थी और बड़े खुश होकर हंस हंस कर रामू बात बात में ही दासी का हाथ अपने हाथ में ले लेता, कभी उसके गले में हाथ डाल देता, जो रजिया से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये मुझे ही बताने के लिए किया जा रहा था। और उस चुनरी को पहनकर दासी भी बड़ी तरह रही थी। एक साड़ी के लिए रजिया को इतना सुनना पड़ा था। और दासी के गले में उसका हार भी पड़ा हुआ था और तन पर नई चुनरी जो उससे सहन नहीं हुई। उसने सोचा अपने आत्मसम्मान बचाने का अब जाने के अलावा कोई रास्ता मेरे पास नहीं बचा है। इससे अच्छा, इससे ये मुझे और ज़्यादा जलील करे और ज़्यादा बेइज्जत करे इस नई लड़की के सामने, इससे अच्छा है मैं इसके घर को छोड़ जाऊं। रजिया कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बताना चाह रही थी कि मैं इस घर से कुछ नहीं ले जा रही, क्योंकि अगर वो बिना बताए चली जाती तो जो दासी है वो कई प्रकार के उस पर लांछन लगा देती कि देखो ये ले गई चोरी, या और कोई गहनों वगैरह का नाम लगा देती। तो उसने ज़ोर से पुकार कर कहा, अरे सुनते हो, मैं जा रही हूँ। उठा, उसने कहा ठीक है। बोला अरे देख लो मैं कुछ नहीं ले जा रही हूँ। दासी सौतिया डाहे से जल उठी, कहने लगी देखो ये जाते जाते भी हम पर एहसान करके जा रही है, कुछ नहीं ले जा रही, देखो देखो कुछ ले जा रही होगी। लेकिन रामू रजिया को जानता था कि अगर ये कह रही है कि कुछ नहीं ले जा रही हूँ तो ये नहीं ले जा रही हूँ। उसने कहा ठीक है। रजिया जा रही थी, उसका ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उस कुटिया में छूटी जा रही थी, उस घर में छूटी जा रही थी। कदम आगे बढ़ रहे थे लेकिन मन पीछे की ओर भागता चला जा रहा था। उसे याद आ रहे थे वो पल जब वो रामू के साथ विवाह करके इस घर में आई थी और घर का एक एक तिनका उसने अपने हाथों से संभाला था। लेकिन होनी को मंजूर को और ही था, रामू को दूसरी औरत की लत लग गई और वो उसे अपने घर ले आया, यहाँ तक कि उसको ही सर्वे सर्वा मान लिया, उसके साथ समय बिताने लगा। रजिया आगे बढ़ती जा रही थी और वो पास के ही गांव में गई रहने के लिए, क्योंकि रजिया का स्वभाव ऐसा था, जब वो अपने फुल पावर पे थी ना तब भी किसी का अपमान नहीं किया उसने। और दोस्तों, जब हमारा समय अच्छा होता है तो हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय कभी एक सा नहीं रहता। रजिया बहुत अच्छे स्वभाव की थी, पास के गांव में गई, उसको रहने के लिए भी जगह दे दी गई, क्योंकि सभी उसको परिचित थे और उसके अच्छे स्वभाव से भी परिचित थे और उसकी मेहनत को भी सब जानते थे कि ये मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो सोना हो जाएगा। रजिया को पास के गांव में काम भी मिल गया। रजिया दी तोड़ मेहनत करने लगी, क्योंकि ना तो उसके पास बच्चे थे, ना पति था, ना वो घर था जिसमें वो ब्याह कर आई थी। रजिया तो समय निकाल रही थी, तो उसके पास कुछ मन बहलाने के लिए नहीं था। जाहिर सी बात है कि अपना वो पूरा समय काम में देने लगी। और किसको अच्छी नहीं लगती जहाँ वो एक लोग अकेली 2 लोगों का काम करती थी और थकने का नाम ही नहीं लेती थी। सबको अच्छी लगती। उसको हाथों हाथ काम मिलने लगा। धीरे धीरे उसने घास फूस जंगल से लकड़ी लाई, घास फूस लाई, पत्ते लाई और उसने अपनी एक टापरी बना ली, मतलब रहने के लिए। घास फूस की झोपड़ी, मिट्टी, पत्थर, इनसे मिलाकर उसने अपने रहने के लिए ठिकाना बना लिया। अब रजिया उसी में रहने लगी और धीरे धीरे उसने पैसे जमा करके, धीरे धीरे मतलब बहुत धीरे धीरे उसने पैसे जमा करके 2 बैल भी खरीद लिए। उन बैलों को वो
अपने हाथों से सहलाती, उसको केवल इतना नहीं करती थी कि भूसा चारा दे दिया, पानी दे दिया, फ्री हो गई, नहीं, वो उन बैलों को लाड़ ललाती और उनसे कहती कि देखो मेरे बच्चे तो नहीं हैं, तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो, मेरा अपना दुनिया में कोई नहीं है। और बैल इंसान ना होकर भी ऐसे उसकी बातें सुनते, कान खड़े करके, और आँख जो है ना बैलों की बिल्कुल कानों तक खिंच जाती उसको देखते, और बड़े प्रेम से ऐसा लगता जैसे वो रजिया को देखकर मुस्कुरा रहे हों। और रजिया के कंधे पर, दोनों कंधे पर दोनों बैल अपना सिर रख देते और रजिया धीरे धीरे पीछे हाथ करके उनके सिर को सहलाती रहती। रजिया को ऐसा लगता जैसे ये 2 बैल नहीं हैं, 2 मेरे बेटे हैं जो मुझे बुढ़ापे में सहारा दे रहे हैं। समय व्यतीत हो चला। रजिया की शरीर में अब उतनी ताकत नहीं थी, काम करती लेकिन उतना काम नहीं कर पाती थी रजिया। लेकिन धीरे धीरे उसे, क्योंकि ज़्यादा दूर गांव नहीं था, रामू के गांव से उसे पता चलता है कि रामू की तबीयत ख़राब है और उनके घर में फांके पड़ने की नौबत आ गई है। क्योंकि दासी जो नई औरत थी उसे केवल गहने कपड़े गुड़िया से काम था। वो जो मंगाती रामू कहीं से भी ला कर देता। धीरे धीरे रामू पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। और दोस्तों, कर्ज जो है ना वो नीचे गिरने का सबसे आसान तरीका है। यदि इंसान अपना पतन चाहता है तो वो कर्ज ले ले। कर्ज के बोझ तले रामू दबने लगा, सब कुछ उसका जाने लगा। रामू भी अब बूढ़ा हो गया था और वो अपनी पत्नी की भी इच्छाएं उतनी पूरी नहीं कर सकता था। कोमल देह, चमकता जिस्म रामू को ये लगता यदि मैं इसकी पूर्ति नहीं करूँगा तो ये दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाएगी। बहरहाल रामू उस नई औरत को खुश करने के लिए सारे जतन करते रहता है ना। एक तो उम्र का तकाजा, ऊपर गरीबी। रामू को हर वक्त ये सताता कि ऐसा ना हो कि ये दासी मुझे छोड़कर चली जाए तो हाय हाय मैं क्या करूँगा। क्योंकि बुरी तरह से वो उसके मुँह पास में बंधा हुआ था। दूसरी औरत का नशा ही ऐसा होता है, पत्नी चाहे अच्छी लगे या ना लगे लेकिन दूसरी औरत मर्दों को हमेशा अच्छी लगती है। तो लिहाजा रामू कर्ज के नीचे दब गया, फांके पड़ने की नौबत आ गई थी। उसको जैसे ही पता चला उसका मन महसूस कर रह गया क्या होगा, वो बीमार हो गए हैं, कैसे काम चलता होगा। घर में छोटा बच्चा है, कोई ढोर डंगर भी नहीं है उनके घर में, सब बिक गए हैं, दूध कैसे मिलता होगा। फिर अपने ही विचारों से परे हट के, अरे हटो, हमें क्या लेना देना उनके, वो जाने, रामू जाने और दासी जाने, मैं क्या जानूं। लेकिन फिर धीरे धीरे फिर भी खबर उसको आती रही कि रामू बहुत ज़्यादा बीमार है, शायद बच ना सके। तो वो कहती अगर इतना होता तो बुलवा भेजते ना, मुझे बुलाया क्यों नहीं। फिर अगले ही पल खुद ही सोचती किससे बुलवाएं, बच्चा अभी छोटा है, दासी तो बुलाने से रही, वो तो अकड़ है, वो तो राजरानी बनी हुई है, दासी तो मैं हूँ। ऐसा करती हूँ मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर आगे बढ़ती, फिर अपने कदमों को रोक लेती, ऐसा कई बार करती। फिर वो अपना मटका लेके कुएं की तरफ जाने लगी तो उसने गांव की तरफ से देखा कि कोई आ रहा है, तो वो वापस घर गई और कुछ पैसे लेकर आई और उस राहगीर से बोली तुमको रामू ने भेजा है ना, लो ये पैसे ले जाओ और उसको दे देना, रामू को दे देना। और उनका जी तो अच्छा है ना, वो जो राहगीर था वो रामू को नहीं जानता था, लेकिन उसने कहा हाँ 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 ठीक है। तो वो राहगीर भी सोचा कि मैं जाकर उसको पैसे दे दूं जब ये महिला इतनी कह रही है। तो बोले नहीं नहीं, उनका जी थोड़ा थोड़ा ख़राब है, थोड़ा थोड़ा अच्छा है, मैं पैसे तो दे दूंगा लेकिन तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। उसने वैसे ही अनजाने में ही कह दिया। अब रजिया का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, क्या करूं, मुझे बुलवा क्यों नहीं भेजा उन्होंने, कि कैसी हालत होगी, वो उसका क्या है, पति चला जाएगा तो वो तो दूसरा घर कर लेगी, अभी जवान है और उसको क्या कमी है, उसको 1000 खड़े हो जाएंगे, तो बच्चे का क्या होगा, रामू का क्या होगा, उस घर का क्या होगा जो मैंने तिनके तिनके करके जोड़ा था। रामू को तो ठीक होना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे देखने जाना चाहिए। रजिया रामू के गांव आई, उसने देखा घर के बाहर वो रौनक बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि दासी तो काम वाम में कुछ जानती नहीं थी, ना काम करने में चित था उसका। वो तो पूरे टाइम बस रिझाने में लगी रहती थी रामू को, सजना संवरना, लाली लिपस्टिक, काजल, नटके झटके,
यही सब करती रहती थी। उसे टाइम ही नहीं था कि वो घर की तरफ ध्यान दे या घर में काम करे। घर बिल्कुल वीरान हुआ जा रहा था और अब तो घर में उसके चेहरे पर भी रौनक नहीं थी। दासी के ऊपर गहने कपड़े भी नहीं बचे थे, लेकिन काम अभी भी उसे नहीं आता था। वो अंदर गई तो खटिया पर रामू पड़ा हुआ था, बिल्कुल निस्तेज। ऐसा लग रहा था कि खटिया पे कोई इंसान है ही नहीं, बिल्कुल खटिया में लगा हुआ पड़ा था। जैसे ही उसने रजिया को देखा, दासी एक तरफ हो गई और आंखें तरेरी, लेकिन एक साइड हो गई। और रजिया रामू की खटिया के पास गई। उसने आवाज़ लगाई, रामू कैसे हो? रामू ने बमुश्किल धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने दोनों हाथ क्षमा याचना की स्थिति में लाकर उसके आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे याचना मांग रहा हो, क्षमा मांग रहा हो। और उसने कहा, अब तुम कैसे हो? रामू कुछ बोलता, आँख उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आँख उसने बोलने के लिए, मतलब पूरा फेस ऐसा लग रहा था जैसे रामू बहुत कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन रामू कुछ नहीं कह पाया और उसकी आँख बंद हो गई। रजिया दहाड़े मार कर रोने लगी। दासी भी ठिठक गई। घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं था कि कफन जपन का इंतज़ाम हो सके। दोनों ही महिलाओं का दुख अब एक समान था, दोनों ही बराबर रो रही थीं। दोनों के ही पति गए थे। बच्चा भूख से बिकल रहा था। उसने पूछा, ये इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है री? तो बोले कि घर में कुछ भी नहीं है दीदी। उसने एक से कहा कि जाओ चाबी लेते जाओ, ऊपर पटरी पर 300 रुपये रखे हैं, उठा लाना, जल्दी दौड़ कर जाओ। रजिया ने अपने घर से रामू के अंतिम संस्कार के लिए पैसे मंगाकर सारा इंतज़ाम किया। रामू का अंतिम संस्कार हुआ। अब जैसे ही रजिया जाने लगी, पूरा कार्यक्रम करवाने के बाद, उसकी रसोई वगैरह करवाने के बाद, दासी बोली, दीदी अब हमारा क्या होगा, मत जाओ ना। रजिया को दासी पर दया आ गई और रजिया ने ना जाने का फैसला कर लिया। रजिया बोली, ठीक है, ऐसा करो बैल तो मंगवा लो, जा रे बैल ले आ। दोनों बैल मंगवा लिए रजिया ने। अब रजिया दासी घर में काम करती और रजिया रामू की जगह खेत पर जाकर जी तोड़ मेहनत करने लगी, क्योंकि उसे वो दासी का बच्चा पालना था, दासी का पेट पालना था। सौतिया डाह कहीं से कहीं तक नहीं था। जिस इंसान की वजह से दोनों के बीच में ईर्ष्या जलन का भाव था, वो इंसान ही नहीं रहा था। दोनों के मन में विरह व्याप्त था और रजिया मानो रामू का रूप लेकर उस घर की बागडोर संभालने लगी। और धीरे धीरे रजिया ने उस घर की स्थिति सुधार दी। अब दोनों औरतें साथ मिलकर रहती और जो वर्चस्व पहले रजिया का था वापस वही आ गया। दासी अभी भी उससे सब पूछ कर काम करती, दीदी ऐसा कर लूँ, दीदी ये काम, दीदी वो काम। बच्चे कहते बड़ी माँ, और बच्चे भी बड़ी माँ कह के आगे पीछे घूमने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? जैसी भी लगी हो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।